ख्याल से अनुज का लॉगिन नहीं हो रहा होगा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, अनुज 2 बार आउट हो गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन। देखिए इसमें क्लॉज 3 वगैरह आप सब छोड़ दीजिएगा, कोई काम का नहीं है। सीधी बात है, बीमा करता और बीमा के व्यक्तियों के बीच समझौता होगा तो थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड करेंगे समझौते में, और समझौते में ये देखा जाएगा कि यहाँ पे समझौता किसी असम्य असर के कारण ना हुआ हो, ये भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 154 छोड़ दीजिएगा, ये व्यावृत्ति खंड है, कोई काम का ही नहीं है, छोड़ना है बिल्कुल। 155 में आ जाएंगे, कतिपय बाध्य हेतुकों पर मृत्यु का प्रभाव। अब देखिए काज ऑफ एक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, काज ऑफ एक्शन है, उन पे अगर कोई मर जाता है तो मरने का प्रभाव क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मृत्यु हो गई है तो क्या प्रभाव होगा, इसको अपन देखते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 306 में अंतर्वेश किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति जिसके पक्ष में बीमा प्रमाण पत्र जारी किया गया है की मृत्यु पर, अब देखिए हम उसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक ट्रक है मेरा, ये एक्स नामक व्यक्ति का ट्रक है, मान लीजिए एक्स नामक व्यक्ति मर गया है, उसका स्वामी है, इंश्योरेंस ले रखा है, की मृत्यु पर यदि ऐसी घटना जिसमें इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दावा को उठाया गया है होने के पश्चात यह घटित होता है, उसकी संपदा या बीमाकर्ता के विरुद्ध उक्त घटना के उद्भूत किसी बाध हेतु की उत्तरजीविका को वर्जित नहीं करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल मिला उत्तरजीविका को वर्जित नहीं करेगा, बाध हेतु की उत्तरजीविका, तो उत्तरजीवी जो पर्सन होंगे, भाई होंगे, बच्चे होंगे, जो भी होंगे, उन पे ये लागू होगा, स्वामी के तौर पर उसको देखा जाएगा, बीमा कृत व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा। तो मतलब ये उत्तराधिकार को संरक्षित करती है धारा। ये कहने का तात्पर्य है कि अगर वो व्यक्ति चला गया है, इंश्योरेंस है, तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको उसका लाभ मिलेगा, मिलना भी चाहिए, देखो मिलना चाहिए। मेरे परिवार में कभी एक शादी हुई थी, तो उस लड़की की पहली शादी होती है, और शादी होने के बाद वो शायद एक बार जाती है ससुराल, और उसके पति की एक्सीडेंट हो जाती है, फिर वो शादी, उस लड़की की शादी हम मेरे परिवार में किसी के साथ हुई है, तो उसका जो पहला पति था वो मर गया है, तो उसका क्लेम अभी यहाँ पे 20 लाख रुपए मिला है, तो उसको दिया गया है उस महिला को। ऐसे ही यहाँ पे है कि मान लीजिए अगर कोई इस तरह की गतिविधि होती है कि जो बीमा कृत व्यक्ति है, जिसने बीमा किया है, जिस कंपनी से बीमा लिया है, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको उत्तराधिकार व्यक्ति के तौर पर दर्ज किए जा सकेंगे, कहने का वो पूरे हक होगा, उनको पूरा अधिकार होगा फायदा पाने का। बीमा प्रमाण पत्र का प्रभाव, अब देखिए बीमा प्रमाण पत्र का प्रभाव क्या होता है, 156 बताती है, ये अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये अपन यहाँ पे कॉमन सेंस बेस ही आंसर लगाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बनना है यहाँ से, बिल्कुल छोड़िए इसको भी। पूरे दावे करने का अधिकार होगा, पूरे दावे मिलेंगे, इस तरह की जो बातें हैं वो चीज़ों को यहाँ पर समाहित किया गया, वो काम की धारा नहीं है। 157 बीमा के प्रमाण पत्र का अंतरण, ये IMP है। अब देखिए अभी मैंने एक भाई को गाड़ी दिलाई थी इंदौर से, 2 व्हीलर गाड़ी दिलाई थी मैंने, कहाँ से, अग्रसेन चौराहे से गाड़ी दिलाई थी। रिक्की है, रिक्की ने गाड़ी खरीदी थी, एक्टिवा गाड़ी खरीदी थी, स्कूटी, तो हम लोग गए थे, 2-3 लोग चला के देखा उसको, कम से कम 10 गाड़ियों को देखा, फिर एक थोड़ी बहुत गाड़ी चलने में, इंजन अच्छा स्मूथ चल रहा था, तो वो गाड़ी हम लोगों ने फाइनल की कुछ पैसों में। एजेंट को पैसे दिए गए, उसने कहा भैया 1000 दो 1500 रुपये और जमा कर दीजिए आप, मैं आपका इंश्योरेंस करा दूंगा, मतलब रजिस्ट्रेशन बना के आपको दे दूंगा, और इंश्योरेंस के भी लगेंगे 1000 अलग से। तो हम लोगों ने कहा भैया इंश्योरेंस तो उसका है अभी 6 महीने और बचा हुआ है, तो इंश्योरेंस वही चलेगा, तो बोला नहीं चलेगा, वो नहीं चल पाएगा, नई ट्रांसफ़र होगी, नया रजिस्ट्रेशन होगा गाड़ी का, तो नए व्यक्ति के नाम से बनवाना पड़ेगा। क्या उस एजेंट ने ये बातें कही, ये बातें बिल्कुल सही है? मेरे ख्याल से नहीं है। उसी चीज़ को ये धारा बताती है 157 के बीमा प्रमाण पत्र का अंतरण, जहाँ व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, मतलब एक्स के संबंध में बीमा प्रमाण पत्र जारी किया गया, एक्स स्वामी है गाड़ी का, ऐसे मोटरयान का स्वामी जिसकी बाबत ऐसा बीमा उसके संबंध में बीमा पॉलिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है। अब देखिए स्वामित्व अंतरित करता है, एक्स ने वो गाड़ी किसको बेच दी, बाई को बेच दी, जेड को बेच दी, वो गाड़ी एक्स ने जेड को गाड़ी बेच दी अपनी, इंश्योरेंस है उसका ऑलरेडी। बीमा प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी ऐसे व्यक्ति जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गई समझी जाएगी।
बीमा पॉलिसी भी अंतरित हो जाती है। भाई लोगों, अब ज़्यादा खर्चे नहीं करना है, 500 रुपये आपके बच रहे हैं, 1000 रुपये बच रहे हैं बीमा कराने के, तो बचाइए। अपन को यहाँ पे बीमा नहीं कराना है। वो बोले एजेंट कि लियो आप तो रजिस्ट्रेशन कराओ, हम बीमा में नाम चेंज करवा लेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप तो रजिस्ट्रेशन करा दो। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बीमा पॉलिसी भी अंतरित होती है साथ में, ऐसा नहीं है बीमा पॉलिसी शून्य हो जाती, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसा समझा गया है कि अंतरण उक्त बीमा प्रमाण पत्र बीमा पॉलिसी के अधिकारों दायित्वों को सम्मिलित करेगा। तो अंतरण में ऑलरेडी इंक्लूड है ये सब, गाड़ी अंतरण, स्वामित्व अंतरण, तो बीमा भी अंतरण। बीमा ऐसा नहीं होगा कि बीमा नहीं दो, फायदे ना दो, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, एक सिद्धांत पढ़ते हैं, एक साथ गर्म और एक साथ ठंडा नहीं ले सकते अपन। ले सकते क्या? नहीं ले सकते हैं। मोचन के सिद्धांत में कहीं अपन टीपीए वीपीए में कहीं पढ़ते हैं इस धारा को, प्रत्यासन मोचन में। ऐसा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ ठंडा और एक साथ गर्म नहीं ले सकता। कि आप मेरे घर पे आएँ और आपसे कहूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स ले लो सर, और आपको दही की लस्सी भी पिलाऊँ, वो भी पिलाऊँ, मैं चाय भी पिलाऊँ, कॉफ़ी भी पिलाऊँ, तो आप कोई एक चॉइस करेंगे। दोनों चॉइस करेंगे तो पेट की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। देखो, कुछ भी हो सकता है, या तो पेट खराब हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्या दो चीज़ें एक साथ लेंगे तो वही चीज़ें हैं, तो आपको लायबिलिटी भी साथ में दी जाएंगी, फायदे भी साथ में दी जाएंगे स्वामित्व के साथ। अंतर्ती अंतरण की तारीख से 14 दिन के भीतर अब अपन को क्या करना है? एक पिक्योरेशन करना है। पिक्योरेशन क्या करना है? जैसे मैंने अपना वाहन आपको ट्रांसफ़र कर दिया, तो स्वामी तो आप हो गए, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे हो गया, आपका इंश्योरेंस भी आपके नाम पे पहुंच गया, लेकिन इंश्योरेंस में अभी मेरा नाम डला हुआ है, आपको नाम परिवर्तन कराना पड़ेगा वहाँ जाके। तो ये लिखा है सब क्लॉज 2 में, अंतर्ती मतलब जिसको वाहन अंतरित किया है, हम अंतरक हो गए, आप अंतर्ती हो गए। अंतरक की तारीख से 14 दिन के भीतर वैध प्रारूप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाण पत्र और उसके पक्ष में प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी में अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा। बीमाकर्ता प्रमाण पत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पॉलिसी की आवश्यक परिवर्तन करेगा। किसको आवेदन करना है? अपन को आवेदन कर सकेगा बीमाकर्ता को बीमा प्रमाण पत्र और उसके पक्ष में प्रमाण पत्र वर्णित पॉलिसी के अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सके। किसको? बीमाकर्ता को। जिस कंपनी में बीमा हुआ है उसमें जाके आप आवेदन कीजिए कि श्रीमान जी इनकी जगह मेरा नाम चढ़ा दीजिए। वो यहाँ पे यथाशीघ्र करना, लेकिन कब? जैसे ही स्वामित्व आपके नाम है उसके 14 दिन के भीतर। ये अब पता नहीं रहता ज़्यादा लोगों को, आपको जानकारी होना चाहिए। आरटीओ में भी अच्छा पैसा है, मैं आपको बताऊँ, आरटीओ का काम सीखते हैं, बहुत पैसा है। मेरे कुछ मित्र आरटीओ का काम कर रहे हैं इंदौर में, अच्छा पैसा है। कुछ वकील लोग भी जुड़ जाते हैं। आप इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ पर डालिए, एक ऑफिस बना लीजिए, चैम्बर, इंश्योरेंस करवाइए, तमाम काम है, परिवर्तन करवाइए, बिलात काम है आरटीओ में। 158 कतिपय मामलों में कतिपय प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का पेश किया जाना। कुछ मामलों में सर्टेन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट का पेश किया जाना। कैसे? ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चला रहा है, वर्दीधारी पुलिस अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अपेक्षा किए जाने वाहन का उपयोग करने के संबंध में लिखित पेश करेगा। क्या करेगा? बीमा प्रमाण पत्र पेश करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पेश करेगा, आरसी बोलते, इंश्योरेंस बोलते, आरसी बोलते। प्रदूषण नियंत्रण के अधीन होने वाला प्रमाण पत्र, पीयूसी बोला जाता है इसको। चालन, अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग लाइसेंस, ये 4 चीज़ें तो आपको 2 व्हीलर के लिए करना ही है। 4 चीज़ें 2 व्हीलर के लिए करना है। 4 व्हीलर में आगे जाएंगे, बड़े वाहन में जाएंगे तो 4 के अलावा अपन को क्या चीज़ें और करना है? प्रस्तुत परिवहन यान की दशा में फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर बस है, ट्रक है तो फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। 4 चीज़ें जे, और 5वां फिटनेस सर्टिफिकेट, 6वां परमिट। इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किए जा सकने वाला कोई प्रमाण पत्र या छूट का प्राधिकार, अगर कोई आपको छूट दी गई है, कोई प्राधिकार दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं अधिनियम के अधीन। तो ये ध्यान दीजिएगा 158 इम्पोर्टेंट है कि पुलिस अधिकारी वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी आपसे डिमांड करता है डॉक्यूमेंट की, तो आपको उसे प्रस्तुत करना है। आगे बढ़ते हैं सब क्लॉज 2 में। जहां सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान की उपस्थिति के कारण दुर्घटना घटित होती है जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होती है, यदि यान का चालक उस समय अपेक्षित प्रमाण पर चालन, अनुज्ञप्ति और धारा 1 में निर्देशित अनुज्ञापत्र पुलिस अधिकारी को पेश नहीं करता, तो वह स्वामी उक्त प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र पुलिस थाने में जिसमें चालक रिपोर्ट पेश करता है पेश करेगा। प्रमाण पत्र पेश नहीं करता तो पुलिस थाने में पेश करेगा। मृत्यु और क्षति की दशा में जब दुर्घटना होती है तो पुलिस थाने में सारे डॉक्यूमेंट आपको पेश करने पड़े।
कोई व्यक्ति उपधारा 1 या 2 के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र पेश किए जाने में असफल के कारण अपराधों के लिए दोष सिद्ध किए जाने का दायी नहीं होगा यदि वह यथास्थिति उपधारा 1 के अधीन पेश किए जाने अपेक्षित तारीख से या दुर्घटना घटित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारी जिसके उसका पेश किया जाना अपेक्षित है द्वारा उसको विनिर्देश किए गए पुलिस थाने में या जैसा मामला हो दुर्घटना के स्थान पर पुलिस अधिकारी से या उस पुलिस अधिकारी प्रभारी को जहां ऐसी दुर्घटना प्राप्त हुई थी प्रमाण पत्र पेश करता है। अब देखिए आप पेश नहीं कर पाते निर्धारित टाइम में, तो यहाँ पे 7 दिन के भीतर आपको प्रमाण पत्र पेश करना है उस अधिकारी को जहाँ पे दुर्घटना हुई थी या संबंधित पुलिस थाने में आप पेश कर सकते हैं 7 दिनों के भी। परंतु ऐसे परिवहन के साथ और ऐसे उपांतरण के साथ जैसा वहन किया जाए इस उपधारा के उपबंध परिवहन यान के चालक को लागू नहीं होंगे। अब परिवहन यान के चालक को ये लागू नहीं होंगे कि आपको 7 दिन का अवसर दिया जाएगा, आपको यथाशीघ्र ही प्रस्तुत करना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है तो एक 4 व्हीलर या परिवहन यान वाले को 2 व्हीलर वाले को क्या क्या देना है ये 158 बताती है, इम्पोर्टेंट धारा है। सबको 4-5 छोड़ दीजिएगा, कोई काम के नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना। अब देखिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के संबंध में सूचना का दिया जाना कैसे, देखिए पुलिस अधिकारी अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए ऐसे प्रारूप और रीति में तथा 3 मास के भीतर, अंडरलाइन कीजिएगा 3 मास के भीतर, और ऐसी विशिष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और दावा अधिकरण और ऐसे नवीकरण को जो वहन किया जाए प्रस्तुत करेगा। पुलिस अधिकारी एक पेज का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको दुर्घटना सूचना रिपोर्ट बोला जाता है, जो दावा अधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है। कैसे दुर्घटना हुई, बड़ा वाहन खड़ा हुआ था, छोटा वाहन आके टक्कर हो गई है, बड़ा वाहन ने छोटे वाहन को टक्कर दी, कुछ परिस्थितियों को लिखा जाता है। दुर्घटना सूचना रिपोर्ट कितने दिन के अंदर, 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 3 मंथ, देखिए 3 मंथ, विथिन 3 मंथ। 160 दुर्घटना में संलिप्त यान की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का कर्ता। अब देखिए जो भी यान दुर्घटना में होते, मान लीजिए एक बोलेरो गाड़ी का एक ट्रक से टक्कर हो गया, एक बोलेरो गाड़ी का एक बस से टक्कर हो गया, कुछ भी स्थिति है, या बाइक टकरा गई बस से, तो दुर्घटना में संलिप्त यान की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का कर्तव्य, ये भी आपको कर्तव्य दिया गया। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या पुलिस थाने का भाषांतर अधिकारी यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभिकथित करता है कि वह मोटर कार के उपयोग से उद्भूत दुर्घटना के बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है, ऐसा अपेक्षा किया जाए, या बीमाकृत द्वारा जिसके विरुद्ध किसी मोटर यान की बाबत दावा किया गया है ऐसा अपेक्षित किया जाए, तो यथास्थिति उस व्यक्ति या उन बीमाकर्ता को जैसी भी मामला हो बेहद फीस के संदाय पर उक्त प्राधिकारी उक्त पुलिस अधिकारी को यान के पहचान चिन्हों, यान विशिष्टियों, अन्य व्यक्ति जो यान का उपयोग दुर्घटना के समय कर रहा था उसके द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ था का नाम और पता और संपत्ति यदि कोई हो जिसका नुकसान हुआ है की सूचना ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाए देगा। तो ये पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, या तो पुलिस अधिकारी देगा या अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी इस संबंध में पूरी जानकारी देगा। 161 इम्पोर्टेंट धारा है, ये आपको ध्यान देना है। 161 यहाँ पे कंपनसेशन भी दिया जाता है और पेनाल्टी भी लगाई जाती है। 161 पूरी धारा आप पढ़िएगा, देखिए ये पूरा टॉपिक अपन को भी पढ़ना है, अभी जुड़े रहना है। 7-27 हुए हैं, पूरा ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। और दावा अधिकरण भी थोड़ा एक बड़ा चैप्टर है, तो कोशिश करते हैं जितना हो पाए यहाँ तक तो हो जाए, कम से कम अपना 176 तक हो जाए, जिससे क्या हो कि आगे हम पेनाल्टी पढ़ें, कल अपना फिनिश हो जाए। इसमें काफ़ी टाइम लगा है अपन को। देखिए हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में प्रतिकर के विशेष उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखित में अंतर्वेश किसी बात के होते हुए केंद्रीय सरकार इस अधिनियम और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों करता है। हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपपत्ति की बाबत प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करेगी। कौन करेगी उपबंध? मृत्यु या घोर उपपत्ति के लिए केंद्र सरकार करेगी एक्सीडेंट के संबंध में। इस अधिनियम के उपबंध और उपधारा 3 के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन रहते हुए प्रतिकर संदाय किया जाएगा। तो स्कीम बनाई जाएगी, उसके अनुसार प्रतिकर संदाय किया जाएगा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार। हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु की बाबत 2 लाख रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर राशि, जैसा केंद्र सरकार विदेश के कोई मर गया है, मृत्यु हो गई, तो 2 लाख या अधिक की राशि केंद्र सरकार वहन करेगी।
हिट एंड रन दुर्घटना के परिणामस्वरूप किस व्यक्ति को घोर उपैती की बाबत 50,000 रुपये की राशि या कोई उच्चतर राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाए। 50,000 या अधिक की राशि केंद्र सरकार वहन करेगी जहां घोर उपैती हुई है। 8 प्रकार में से कोई उपैती हुई है। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम ऐसी रीति विनिर्देश करते हुए जिसमें केंद्रीय सरकार या साधारण बीमा परिषद द्वारा स्कीम प्रशासित की जाएगी। प्रारूप, रीति और समय जिसमें प्रतिकर के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। अधिकारी, प्राधिकारी जिसको ऐसे आवेदन किए जा सकते हैं। ऐसे अधिकारियों प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों पर विचार करने और आदेश पारित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और स्कीम के प्रशासन और इस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय से संबंधित अन्य मामलों में बना सकेगी। तो यहाँ देखिए कि केंद्र सरकार एक स्कीम बनाएगी। केंद्र सरकार एक स्कीम बनाएगी साधारण बीमा परिषद द्वारा। केंद्र सरकार साधारण बीमा परिषद द्वारा प्रशासित स्कीम तैयार की जाएगी। इन दोनों से मिलकर एक स्कीम बनाई जाएगी जो क्या करेगा, प्रतिकर के संदाय से संबंधित नियम बनाएगी। प्रतिकर के संदाय के संबंध में नियम बनाएगी। कोई एक्सीडेंट में मर गया है, दुर्घटना हो गई, क्षति हो गई, तो उसको कैसे कंपनसेट दिया जाए उसके संबंध में नियम बनाएगी। सब क्लॉज 4 में आ जाते हैं। उपधारा 3 के तहत बनाई गई स्कीम यह उपबंध कर सकेगी कि, अब देखिए क्या उपबंध होगा इसमें, ऐसी किसी स्कीम के अधीन किसी दावाकर्ता को अंतरिम अंतोष के रूप में ऐसी राशि का संदाय जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाए। कौन सी राशि दी जाएगी? अंतरिम अंतोष के तौर पे अंतरिम अंतोष दिलाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, अब इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, अब जजमेंट आएगा, जब तक तो वो व्यक्ति मर ही जाएगा, तो इंटरिम ऑर्डर करवा लिया जाता है। यथाशीघ्र अपन को कुछ लमसम राशि दिला दी जाती, फिर आगे कोर्ट डिसाइड करेगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो अतिरिक्त पैसा बाद में दे दिया जाए। बी, उसके किसी उपबंध का उल्लंघन करना, ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक या जुर्माने से 25,000 रुपये तक या किंतु 5 लाख रुपये तक हो सके या दोनों से दंडनीय हो। किसी उपबंध के उल्लंघन, स्कीम के उपबंधों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो 2,25,000 से 5 लाख तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सी, ऐसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त अधिरोपित शक्तियां तय करता हूँ केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से क्या होगा, ऐसे पावर डेलीगेटेड किए जा सकते हैं स्कीम के किसी अन्य प्राधिकारी को। स्वर्णिम काल के नियम, अब देखिए यहाँ पे जो हिट एंड रन में है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, मृत्यु होने पर 2 लाख या अधिक का प्रतिकर है, घोर उपैती में 50 लाख या अधिक का प्रतिकर है, और इन स्कीम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कारावास है या 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्वर्णिम काल के लिए स्कीम, साधारण बीमा 162 बताती है, ये धारा इंपॉर्टेंट है। साधारण बीमा कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 या तत्सम विरोध किसी अन्य विधि का बल रखने वाली किसी लिखित में किसी बात के होते हुए भारत में तत्समय प्रवृत्त रही साधारण बीमा कंपनियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जिसके अंतर्गत स्वर्णिम काल के दौरान हुई दुर्घटना के पीड़ित भी हैं उपचार के लिए उपबंध करेगी। केंद्रीय सरकार स्वर्णिम काल के दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए स्कीम बनाएगी। ऐसी स्कीम में ऐसे उपचार के लिए निधि के सृजन संबंधी अंतर्गत हो सकेंगे। देखिए इनका जो उपचार होगा, जो विक्टिम होंगे, सड़क पीड़ित होंगे, सड़क एक्सीडेंट से विक्टिम होंगे, तो उनके संबंध में यहाँ नकदी रहित उपचार की बात करेगी। आप हॉस्पिटल ले जाएंगे इन्हें तो बिना पेमेंट का इलाज होगा। ये स्कीम बनाएगी केंद्र सरकार, यहाँ पर बनाई गई है। स्वर्णिम काल के लिए स्कीम बोला गया है इसको। 163 धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय, अब संदत्त किया गया है तो यहाँ पर प्रतिपूर्ति करने की बात यहाँ पे की गई है, तो वो देखते हैं क्या बताती है धारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रतिदाय के संबंध में, रिफंड के बारे में। धारा 161 के अधीन किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपैती की बात प्रतिकर का संदाय इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि यदि कोई प्रतिकर अन्य प्रतिकर किया गया है, प्रतिकर के लिए दावे के बदले में या इस चुकाए जाने के रूप में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के किसी अन्य विधि या अधीन मृत्यु या घोर उपैती की अधिनिर्मित किया जाता है, संदत्त किया जाता है, तो उतना प्रतिकर या अन्य पूर्वोक्त रकम का जितना धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर का बराबर बीमाकर्ता को वापस लौटा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कह दिया रिफंड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ किया और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत किया, आपने पेमेंट मांग की प्रतिकर के लिए, या टॉर्ट के अंतर्गत कंपनसेशन मांगी, आपने प्रतिकर मांगा और ऑलरेडी मोटर व्हीकल में आप ले चुके हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 1 लाख रुपये आपको मिल चुका है और हमारे टॉर्ट के अंदर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपये की राशि प्रतिकर की गई है।
तो आपको क्या करना है, जो 1 लाख आपको मिल चुके हैं तो 1.5 लाख में से आपको सिर्फ 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 लाख रिफंड हो जाएगा कंपनी को। किसको? बीमा कंपनी को। ये यहाँ पे बीमाकर्ता को वापस लौटा दिया जाएगा। कितना? प्रति कर के बराबर रकम है उसको आगे जो 161 में मिला है उसके आगे जो मिलेगा तो वो दिया जाएगा, बाकी नहीं। तो ये माना जाएगा 1 लाख मिल चुके हैं, 50,000 और आप दे दो। जितना ज़्यादा आप खींच पाए, 2-3 जगह से आप आवेदन कर सकते। इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धारा 161 या तत्सम विरोध किसी अन्य विधि से भिन्न मोटरयान के उपयोग के कारण हुई किसी व्यक्ति की मृत्यु या सहायक क्षति को अंतर्वृत्त करने वाली दुर्घटना के संपत्ति का अधिनियमित करने के पूर्व दावा अधिकरण, न्यायालय या अन्य ऐसा प्रतिकर अधिनियमित करने वाला प्राधिकारी इस बारे में कि यान ऐसी मृत्यु या सहायक क्षति के प्रतिकर का संदाय 161 के अधीन पहले ही कर दिया गया है या प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदन लंबित है या ऐसा अधिकरण, न्यायालय या प्राधिकारी यदि प्रतिकर 161 के अधीन पहले ही संदत कर दिया गया है उसके द्वारा अधिनियमित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि वह बीमाकर्ता को उतने भाग का प्रतिसंदाय करे जितना उपधारा 1 के उपबंधों का वापस किया जाना अपेक्षा है। यदि प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदन धारा 161 के अधीन लंबित है तो वह बीमाकर्ता को उसके द्वारा अधिनियमित प्रतिकर के बारे में विशिष्टताएं घोषित करेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप एक जगह कंपनसेशन ले लेते हैं, हिट और रन में कर लेते हैं कंपनसेशन, उसके बाद आप दूसरा कंपनसेशन मांगते हैं प्राधिकरण के अंतर्गत, तो प्राधिकरण आपको उससे ज़्यादा अगर कंपनसेशन देता है तो जितना आपको मिल चुका है उससे आगे की राशि दे देगा, उतना रिड्यूस करके। कहने का तात्पर्य है रिफंड कर दिया जाएगा बीमा कंपनी को। अब देखिए 164 इम्पोर्टेंट धारा है। इस पर 161 की भांति 164 भी यहाँ पे सम की बात करती है, राशि की बात करती है जो कंपनसेशन दिया जाता है बीमा कंपनी द्वारा। देखिए मृत्यु या घोरपति के मामले में प्रतिकर का संदाय। इस अधिनियम में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली लिखित की किसी बात के होते हुए मोटरयान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटरयान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोरोपति की दशा में मर गया है कोई या घोरोपति हो गई है, ऐसे में क्या होगा? विधिक वारसों या पीड़ित को मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए, मर गया है उसके बच्चों को या उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपए देगा। घोरोपैती की दिशा में 2,50,000 रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा। कौन करेगा? मोटरयान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता। इन दो को यहाँ पे लाइबल बनाया गया। जब हम दावा अधिकरण में मामला लगाते हैं तो यहाँ तो या मोटरयान के स्वामी से या बीमा कंपनी से दिलवाया जाता पैसा, तो अपन तो स्वामी से मान के चलो, बीमा कंपनी स्वामी को देगी पैसा, तो 5 लाख मिलता है यहाँ पे और 2.5 लाख घोरोपैती के लिए। तो हम 161 में क्यों बात करेंगे? हम यहाँ 164 में आवेदन नहीं लगाएंगे दावा अधिकरण में। तो वो चीज़ है, वहाँ 50,000 मिल रहा है, वहाँ 1 लाख मिल रहा है, यहाँ सीधे 5 लाख मिलेंगे और 2.5 लाख रुपए घोरोपैती के लिए मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में दावाकर्ता से यह विवाद या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी मृत्यु या अस्थायी निःशक्तता कि जिसकी बाबत दावा किया गया है यान के स्थायी या संबद्ध यान के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य अपेक्षा प्रतिक्रम के कारण। इस पे आप लिख लेना सब क्लॉज 2 पे दोष रहित प्रतिकर का सिद्धांत। यहाँ पे जो पहले 144 में आता था वो यहाँ आ गया है। दोष रहित प्रतिकर का सिद्धांत 140 में आता था वो यहाँ आ गया है 164 2 में। अब मान लीजिए ये मायने नहीं रखता है कि एक कार आके आपका वाहन, आपकी बस खड़ी हुई है, कार आके उससे टकरा गई, मायने ही नहीं रखता है। हमेशा बड़े वाहन वाले की गलती मानी जाएगी, कोई भी उपेक्षा नहीं मानी जाएगी। मरा है कोई, घोरोपैती हुई, कंपनसेशन दो, सीधी बात है। ये आपको ध्यान देना। एक आध दो मामले आप लोग पुलिस थाने में जाके सुलझाइए तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ेगा। एक्सीडेंट के मामलों में तो ऑटोमेटिकली आप प्रोसीजर समझने लगे। जहां मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की बाबत तत्समय पर किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया, वहाँ प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के निसंदेह रकम में से घटा दी जाएगी। अब पहले अगर कोई रकम मिल गई उसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा। 164A देखिए, अब 164A बताता है दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अंतोष हेतु स्कीम। अंतरिम हेतु स्कीम क्या होगी? केंद्रीय सरकार वहन करेगी अंतरिम अंतोष के लिए स्कीम। बस इतना आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं 164B में मोटरयान दुर्घटना निधि। इसको थोड़ा समझते हैं, खासतौर से क्लॉज 1 और 2। देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा मोटरयान दुर्घटना निधि नामक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा। कुछ निधि के अंतर्गत जमा किया जाएगा, वो क्या क्या होगा? केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या अनुमोदित प्रकृति का संदाय, केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचित किया है, अनुमोदित किया है, वैसा संदाय होगा इसमें। केंद्रीय सरकार द्वारा निधि में किए गए कोई अनुदान या ऋण होंगे इसमें। 163 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन सृजित निधि का अतिशेष जैसा मोटरयान 2019 के नजदीक विद्यमान है, आय का कोई अन्य स्रोत केंद्र सरकार वहन करे।
अब केंद्र सरकार देखिए बजट बनाता है तो ऐसी निधि के लिए कुछ पैसा देती है, कुछ ग्रांट आता है, वो सारा इसमें डाला जाएगा, पैसा रखा जाएगा कि दुर्घटना होगी, दुर्घटना पीड़ितों को उसमें से पैसा दिया जाए। सबको दो कहती है भारत के राज्य क्षेत्र के में सभी सड़क उपयोक्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधि गठित की जाएगी। जितने भी लोग हैं, कहीं भी एक्सीडेंट होगा, सब जगह पूरे स्टेट में या भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में बीमा राशि दी जाएगी उनको। आप देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी आते हैं 5-5 लाख रुपए दे दिए, वो क्या घर से थोड़ी देते हैं, पार्टी फंड में से देते हैं। ये निधियाँ बनी हुई हैं, इनमें से 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो मर गए हैं वो घटना स्थल पर घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए। अब ये फंड बना रखे हैं तो फंड में 50,000, 1 लाख या इन सब चीज़ों के बारे में व्यवस्था की गई, तो ये राशियाँ दी जाती हैं। अपन को लगता है ये दे रहे हैं, ये ऑलरेडी मिलता है। इतना बड़ा कवर है, बताइए हर आदमी अगर 12-12 रुपये का जनधन कार्ड हमने बोला है तो 12-12 रुपये अपने कटे हैं उसमें, तो बीमा हुआ है पूरे इंडिया के कई लोगों का। और बीमा हुआ है तो बीमा की राशि का जो मान लीजिए एक व्यक्ति से 1 रुपया करवाएं तो 121 करोड़ रुपए जमा होते हैं। 121 करोड़ इतने ज़्यादा पैसे होते हैं कि हम इतने VIP तरीके से रह सकते हैं, बंगला बनवा सकते हैं, 10-20 बंगले बनवा सकते हैं 10-10 लाख 10-10 करोड़ के। 121 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही 1 रुपये जमा कराया जाए। देख रहे हैं ना, सरकारी कर्मचारियों के फंड पैसे काटे जाते हैं, 1-1 2-2 दिन की सैलरी काट दी जाती है, उड़ा दी जाती है, 1,000 2,000 रुपये, करोड़ों अरबों रुपए जोड़ लेते हैं ये लोग और घोटाले कर देते हैं। ऐसे चलते हैं, उतना खर्च थोड़ी ही होता है जितना दिखाया जाता है कि यहाँ से ये स्टोर किया गया, यहाँ से ये स्टोर किया गया, इस तरह की बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा। देखो यहाँ लिखा है 162 में विस्तृत स्कीम का सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए निधि उपयोग करेगी। 161 की स्कीम के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाओं जिनमें टक्कर मारकर भागा गया है में मृतक व्यक्ति के प्रतिनिधियों को प्रतिकर के लिए भी इसी मोटरयान दुर्घटना निधि से दिया जाएगा पैसा। 161 की स्कीम के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाएं जिनमें यान टक्कर मारकर भागा है ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर जिसे घोर प्रतिकारित हुई है अन्य कोई रकम, तो इस संबंध में यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, 4 से 9 तक 10 तक कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 164C पे आ जाते हैं। केंद्रीय सरकार नियम बनाती है। यहाँ पे इंश्योरेंस के संबंध में केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति 164C में बताई गई है। और सरकार की नियम बनाने की शक्ति मोस्टली राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति 164D में दी गई। C फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, D फॉर स्टेट गवर्नमेंट। एक चैप्टर और है 165 से 176 तक, एक छोटा सा चैप्टर है ये, 176 तक। इस पे भी अपन थोड़ी चर्चा अपन कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा GS पढ़ते हैं, अपन जल्दी ख़त्म करेंगे, जैसे कल का दिन और लगेगा बीच में, कोई बात नहीं, कल अपन पढ़ लेंगे, संडे को ऑफ रखते हैं। और उसके बाद क्या होगा, अपन मंडे से IPC शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़े 2-3 पेज हैं इसमें, ये पढ़ लेते हैं, 15-20 मिनट में अपना कवर हो जाएगा 8 बजे तक। दावा अधिकरण 165 से 176, चैप्टर 12, दावा अधिकरण। राज्य सरकार राजपथ में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना निर्देश किया जाए उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों का न्यायालय के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिस पर मोटरयानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या सहायक क्षति हुई है या पर व्यक्ति की किस संपत्ति को नुकसान हुआ है, दोनों बातें हुई। कोई व्यक्ति मरा है, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में शारीरिक क्षति हुई है, उनको कंपनसेट देने के लिए एक अधिकरण होगा, दावा अधिकरण नाम से जाना जाए। स्पष्टीकरण उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्याय निर्णय के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटरयानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है। 164 के अधीन प्रतिकर के दावे भी हैं इसके अंदर। दावा अधिकरण उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे तथा जहां वह 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है वह उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति दावा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह ना होगा जब तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना रहा। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए प्रेजेंट में, या रहा रिटायर्ड जज हो। जिला न्यायाधीश ना रहा हो, प्रेजेंट में जिला न्यायाधीश हो या रिटायर्ड जिला न्यायाधीश हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या किसी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह ना हो। योग्यता रखने वाला हो, 10 साल तक प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। चौथा, जहाँ किसी क्षेत्र के लिए 2 या अब जिला न्यायाधीश के रूप में 7 साल चाहिए अनुभव और उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश के रूप में 10 साल का हाई कोर्ट का प्रैक्टिस होना चाहिए। जहाँ किसी क्षेत्र के लिए 2 या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं वहाँ राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा उनमें कामकाज के वितरण का विनियमन करेगा। 2 बने हैं तो आधा आधा काम बांट लेंगे, राज्य सरकार करेगा डिसाइड।
प्रतिकर के लिए आवेदन, धारा 166 165 में वर्णादेश प्रकार के दुर्घटना उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति हुई है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति, संपत्ति के स्वामी द्वारा जिसकी संपत्ति नुकसान हुई है उसके द्वारा, दुर्घटना के परिणाम से मृत्यु हुई है मृतक के सभी या विधिक प्रतिनिधि एलआर द्वारा, जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा, या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा, मृतक के किसी अन्य विधिक प्रतिनिधि द्वारा। एजेंट भी यहाँ पे दावा कर सकता है, परंतु जहाँ प्रतिकर के लिए आवेदन में मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है, वहाँ वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से उनके फायदे के लिए किया जाएगा, और विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति कर देता है आवेदन, एलआर को चढ़ाया जा सकता है उसमें आवेदन, कहने का तात्पर्य 166। परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति धारा 149 के उल्लंघन प्रक्रिया के अनुसार धारा 164 के प्रतिकार स्वीकार करता है, वहां दावा अधिकरण के समक्ष उसकी दावा याचिका व्यवगत हो जाएगी। अगर यहाँ 164 में प्रतिकार 149 के दिन प्रक्रिया के अनुसार प्रतिकर स्वीकार करता है तो दावा अधिकरण में फिर कार्रवाई नहीं होगी। मतलब यहाँ पे 164 में क्या प्रक्रिया दी गई है, वो दो विकल्प देगा आपको, स्वीकार करो या स्वीकार करो, एक प्रस्ताव देगा, ऑफर स्वीकार कर लेते तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, वहीं जो आपने ले लिया वही मान लिया जाएगा। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन दावाकर्ता के विकल्प पर उस दावा अधिकरण को जिसकी उस क्षेत्र अधिकारता है जिसमें दुर्घटना हुई है, उस दावा अधिकरण को जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के दावाकर्ता निवास करता है, कारोबार करता है तो जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है किया जाएगा। वो ऐसे प्रारूप में ऐसी विशिष्टियाँ होंगी जो बहस किया जाए। तो देखिएगा यह सुविधाजनक है, जहाँ एक काज ऑफ एक्शन हुई है, जहाँ निवास कर रहा है, कारोबार कर रहा है, कहीं भी आप दावा कर सकते हैं। सब क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है, इस पर IMP डालिएगा। प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक दुर्घटना होने से 6 मास के भीतर प्रस्तुत न किया गया। देखो लिमिटेशन 6 महीने है, आपको दावा अधिकरण में कोई दावा करना है तो 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं 2 साल तक सोते रहो फिर आओ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथा, दावा अधिकरण 159 के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटना की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में मानेगा, प्रतिकर के आवेदन के रूप में मानेगा उसको दुर्घटना की रिपोर्ट को। 5वां, इस अधिनियम तत्सम प्रबंध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए किसी दुर्घटना में क्षति के लिए प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार उस जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिए विद्यमान होगा। तो यहाँ LR भी दर्ज हो सकेंगे। 167, कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्या विकल्प होंगे। जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक क्षति या इस अधिनियम के अधीन या कर्मकार प्रतिकर तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, देखिए यहाँ पे आया है कर्मकार प्रतिकर, हम लोग इसमें इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ते हैं, लेबर लॉ के अंतर्गत इस एक्ट को पढ़ाया है मैंने कई लोगों को, के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है। वहाँ प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा। देखिए आप दो जगह नहीं कंपनसेशन मांगेंगे, या तो दावा अधिकरण में कर लो या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत लीवर कोर्ट में कर लो आप प्रतिकर की मांग। तो दो में से किसी एक जगह पे आप आवेदन कर सकते हैं, दोनों जगह पे आप आवेदन नहीं कर सकते, आपको ध्यान देना। यहाँ ऑप्शन दिया गया विकल्प, प्रतिकर के दावों का विकल्प इंपोर्टेंट, धारा 167 ध्यान दीजिएगा। धारा 167 दावा अधिकरण का अधीन निर्णय, पंचाट बोला जाता है, अधिकरण के निर्णय को क्या बोलते हैं, पंचाट बोलते हैं, उसके बारे में 168 बताती है। 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्राप्ति पर दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने, आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता भी ये दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा। कौन करेगा, दावा अधिकरण जांच करेगा। और धारा 163 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधीन निर्णय देगा, पंचाट देगा, जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी जितनी उसे न्याय संगत प्रतीत होती है, तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति निर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा। और अधीन निर्णय देते समय दावा अधिकरण वह रकम निर्दिष्ट करेगा जो यथास्थिति बीमाकर्ता द्वारा उस यान के जो दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त था स्वामी या ड्राइवर द्वारा अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी। तो ये ध्यान देना है, बीमाकर्ता द्वारा या दुर्घटनाग्रस्त यान के संबंध में ड्राइवर द्वारा दी जाएगी, उन सब के बारे में यहाँ पर सूचित करेगा, व्यवस्था करेगा, जांच करेगा। दावा अधिकरण अधीन निर्णय की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को शीघ्र ही किसी भी दशा में अधीन निर्णय की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रदत्त करने की व्यवस्था करेगा। तो निर्णय पंचाट कितने दिन में प्रोवाइड कराएगा, 15 दिन में प्रोवाइड कराएगा। जहाँ इस धारा के अधीन कोई अधीन निर्णित किया गया है वहाँ वह व्यक्ति जिसे ऐसे अधीन निर्णय के निबंधों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने के लिए अपेक्षित की गई दावा अधिकरण द्वारा अधीन निर्णित घोषित की जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अधीन निर्णित समस्त रकम ऐसी रीति में जमा करेगा। 30 दिन के भीतर जमा करा ली जाएगी सारी रकम जो दिलाई जाएगी पक्षकारों को। 169 दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियाँ,
अब 169 कहती है 168 के अधीन कोई जांच करते समय दावाधिकरण ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम इस निमित्त बनाए जाएं ऐसी संक्षिप्त प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो वह ठीक समझे। दावाधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं का प्रकटीकरण पेश कराने प्रयोजन के लिए बहस सिविल न्यायालय की सब शक्तियाँ होंगी। समन वमन करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती है वो दावाधिकरण को प्राप्त होंगी। तथा दावा अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सब प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। सीआरपीसी की धारा 195 और चैप्टर 26 के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा दावा अधिकरण को। ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं दावा अधिकरण प्रतिकर के किसी दावे का अधिनिर्णय करने के लिए, जांच करने में उसे सहायता देने के लिए जांच के सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले एक से अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा। एक से अधिक व्यक्तियों को चुन सकता है दावा अधिकरण। सब क्लॉज 4 पे IMP लगाइएगा। इसके अधीन निर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए दावा अधिकरण को भी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन डिक्री के निष्पादन में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। मानो अधीन निर्णय किसी सिविल वाद में ऐसे न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय के लिए डिक्री है, तो धन के संदाय की डिक्री का जैसे निष्पादन होता है वैसे ही दावा अधिकरण के पंचाट का निष्पादन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज 4 170 1-2 पेज और हैं बस, खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी धाराएं अब तो। कतिपय मामलों में बीमाकर्ता के पक्षकार बनाया जाना, जहां जांच के अनुक्रम में दावा अधिकरण का समाधान हो जाता है कि दावा करने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति के बीच जिसके विरुद्ध दावा किया गया है दुरभिसंधि है, मतलब इन्होंने साठगांठ कर ली है। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध दावा किया गया है उस दावे के विरोध करने में असफल रहा है, वहाँ वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे निर्देश देगा कि बीमाकर्ता जिस पर ऐसे दावे की बाबत दायित्व है उस कार्रवाई का पक्षकार बनाया जाए और ऐसे पक्षकार बनाए गए बीमाकर्ता को तब धारा 150 की धारा 2 के उपबंधों प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अधिकार होगा कि वह उस दावे का विरोध उन सब या किन्हीं आधारों पर करे जो उस व्यक्ति को प्राप्त हैं जिसके विरुद्ध दावा किया गया। तो ये देखिएगा, बीमाकर्ता को यहाँ पे पक्षकार बनाया जाएगा। पक्षकार बनाए जाने की बात होती है अगर दुरभिसंधि हो गई है, इन लोगों में साठगांठ हो गई तो उसको निपटाने के लिए पक्षकार बना देंगे अपन। बस थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। 171 में आ जाती है, जहाँ दावा मंजूर किया गया है वहाँ ब्याज दिलाया जाना। तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज भी दिलाया जा सकेगा दावा अधिकरण द्वारा, उस पैसे पर जो मिल रहा है उस पर साधारण ब्याज भी दिलाया जा सकेगा। बस इतना ध्यान रखना है। 172 कतिपय मामलों में प्रतिकरात्मक खर्चे दिलाना। अब देखिए प्रतिकरात्मक खर्चे भी यहाँ पर दिलाए जाने की बात होती है, इसको अपन पढ़ते हैं। इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के किसी दावे का न्याय निर्णय करने वाले दावा अधिकरण का जहाँ किसी मामले में ऐसे कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे समाधान हो जाता है कि पहला, बीमा पॉलिसी इस आधार पर शून्य है कि वह ऐसे तथ्य के दुपदेशन से प्राप्त की गई थी जिसकी कोई महत्वपूर्ण विषय मिथ्या थी, मतलब झूठ के आधार पर बीमा पॉलिसी ली गई थी। किसी पक्षकार या बीमाकर्ता ने कोई मिथ्या तंग करने वाला दावा प्रतिवाद पेश किया है, जबरन दावा कर दिया है, दावा बनता नहीं फिर भी दावा कर दिया है, वहाँ अधिकरण आदेश दे सकेगा कि पक्षकार दुर्विदेशन का दोषी रहा है, किसका मिस रिप्रेजेंटेशन का दोषी रहा है। जिसने ऐसा दावा या प्रतिवाद पेश किया है वह यथास्थिति बीमाकर्ता अथवा उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध ऐसा दावा या प्रतिवाद पेश किया गया है प्रतिकर के रूप में विशेष खर्चा दे। तो स्पेशल खर्चा दिलवाएगा किसको, जिसके विरुद्ध उसने दावा किया है, दावा लगाने वाले से खर्चा दिलवाएगा पीड़ित व्यक्ति को। कोई भी दावा अधिकरण उपधारा 1 के अधीन विशेष खर्चों के बारे में 1000 रुपये से अधिक की रकम का आदेश न देगा। देखो 1000 रुपये उधर भी मिलता है, अपन पढ़ते कौन सी 248 धारा में पढ़ते, 249 कौन सी धारा है वहाँ पे ट्रायल के दौरान 1000 रुपये मिलता है, यहाँ भी 1000 रुपये मिलता है। बिना वजह परेशान करने के लिए दावा लगा दिया तो 1000 रुपये कंपनसेशन जिसके विरुद्ध दावा लगाया उसको। कोई व्यक्ति या बीमाकर्ता जिसके विरुद्ध धारा के अधीन आदेश दिया गया, इस पे IMP लगा लेना। सब क्लॉज 2 पे 1000 रुपये प्रतिकर आदेश दिया गया है, मात्र इस कारण ऐसे दुपदेशन दावे या प्रतिवाद के संबंध में उपधारा 1 में निर्देश है किसी आपराधिक दायर से छूट नहीं पाएगा। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी से छूट नहीं होगी, वो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन का केस लगा सकता है, आपको खुद पता होना चाहिए। चौथा, किसी दुपदेशन दावे या प्रतिवाद की बाबत इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णित कोई रकम ऐसे दुपदेशन दावे या प्रतिवाद की बाबत प्रतिकर के संबंध में नुकसानी के लिए किसी पश्चात प्रतिवाद में गणना में ली जाएगी। जो प्रतिकर मिलेगा अगर बाद में कोई और प्रतिकर दिया जाता है तो वहाँ पर गणना में ली जाएगी, मतलब ये काट के बकाया पैसे दिए जाएंगे। 173 अपीलें। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो दावा अधिकरण के अधीन निर्णय से व्यथित है उस अधीन निर्णय की तारीख से 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में विनियोजित कर सकेगा। तो अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में 90 दिन के भीतर। ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP लिखाइएगा इस धारा पर। परंतु ऐसे व्यक्ति की अपील उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जिसमें ऐसे अधीन निर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई, यदि वो ऐसे उच्च न्यायालय में 25,000 रुपये
या इस प्रकार दी निर्णय रकम का 50% में से जो भी कम हो ऐसे उच्च न्यायालय निर्देश की जमा नहीं करनी। अपील करना है तो जो निर्णय में राशि लगाई गई है आपके ऊपर, तो उसका आपको क्या करना है, 25,000 रुपये जमा करना है, या राशि का 50% जो भी कम हो वो जमा करना है, तभी अपील होगी। परंतु यह और कि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि समय पर अपील करने से अपराधी पर्याप्त कारण से निवारित रहा है तो वह उक्त 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण, पर्याप्त कारण पर 90 दिन के बाद भी अपील ग्रहण। 17.2 दावा अधिकरण के अधीन निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दिशा में ना होगी जिसमें अपील का में विवादग्रस्त रकम 1 लाख रुपए से कम है। तो देखिए, नो अपील। दावा अधिकरण अगर 1 लाख रुपए तक की राशि का फाइन लगाता है तो अपील योग्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। 90 दिन में हाई कोर्ट को दावा अधिकरण के विरुद्ध अपील होगी। 25,000 रुपये या 50% जो राशि लगाई गई उसकी 50% जमा करेंगे तो अपील होगी, और अपील 1 लाख रुपये तक नहीं होगी हाई कोर्ट में। 1 लाख रुपये तक नो अपील होगी, मतलब मामला डिस्पोजल मान लिया जाएगा। 174 बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू राजस्व के बकाये के रूप में करना, तो कलेक्टर के माध्यम से भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाएगी। इसको पढ़ने की कतई जरूरत नहीं। 174 हर धाराओं में, हर एक्टों में ये लिखा रहता है। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, तो यहाँ स्पष्ट है 175 कहता है कि जो कंपनसेशन वाले मैटर हैं, हिट एंड रन वाले मैटर हैं, दुर्घटना वाले मैटर हैं, यहाँ पर सिविल न्यायालय कोई मामला नहीं सुनेगा। दावा अधिकरण बना है तो दावा अधिकरण द्वारा ही मामला सुना जाएगा और आदेश दिया जाएगा। सिविल न्यायालय को बाहर रखा गया है, बस इतना आपको यहाँ समझना है। राज्य सरकार दावा अधिकरण के संबंध में नियम बनाएगी, क्या उपयोग होगी, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे नियुक्ति की जाएंगी, ये सब फीसें क्या होंगी, प्रारूप क्या होंगे, ये सब बताएगा कौन, राज्य सरकार। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आपको पता है अधिकरण जितने होते सब हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट रहते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट रहता है, तो अपील भी हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। कल अपन 13-14 2 चैप्टर बचे हैं तो इनको पढ़ेंगे और थोड़ा शुरू से थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। कल इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा स्टॉप करते हैं और थोड़ा 2-4 मिनट के लिए सॉरी